everyone. So once again, welcome you all on Law Vita. My name is Aradhya Gupta, and today in this video, I'm gonna start a new series of environment law subject. And this is the introductory video, जिसमें हम लोग basically 10 important terms related to environment पढ़ेंगे, उनके क्या meaning है, और in the even in the upcoming two videos also I'll tell you the different important terms which are very much related to the environment law और जिनका मतलब जानना जिनका क्या relation है with environment is very important before moving towards the study of environment laws. ठीक है, तो in total हम लोग 30 to 35 important terms पढ़ेंगे और कई बार यही आपके short note questions में और MCQ में भी आ जाता है. So I think it's necessary to be known. So let's begin with the 10 terms of today's lesson. They are environment, ecosystem, ecology, acid rain, atmosphere, biodiversity, biosphere, biological resources, CFCs that is chlorofluorocarbons and climate change. तो आज हम लोग इन 10 terms का meaning या short note आप जो समझे वो हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, so let's begin. Alright, so first term is environment, जिसको हम लोग बोलते हैं पर्यावरण. ठीक है, क्या है environment? Environment is surroundings or the conditions in which a person, animal और plant live. बहुत simple है. वो conditions, वो circumstances, वो surrounding जिसमें हम human being, person, एनिमल, प्लांट हम लोग रहते हैं, उसको बोलते हैं इन्वायरमेंट. ठीक है, सराउंडिंग से वी कैन से द नियर अराउंड थिंग्स, मेरे आसपास जो भी चीज़ें हैं, मेरे आसपास जो कंडीशंस हैं, जो सर्कमस्टांसेस जिसमें मैं रह रही हूँ, जिसमें मैं सर्वाइव कर रही हूँ, प्लस मेरे साथ साथ एनिमल्स और प्लांट्स भी रहते हैं, वो इन्वायरमेंट कहलाता है. अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कुछ कहा था इन्वायरमेंट के रिगार्ड में. ही ऑब्जर्व दैट इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग दैट इज़ नॉट मी. ठीक है, वो सब कुछ इन्वायरमेंट है जो मैं नहीं हूँ, मतलब मुझे छोड़ के, मेरे अलावा जो भी चीज़ें हैं मेरे आसपास, ठीक है, वो सब इन्वायरमेंट कहलाता है. वेरी सिंपल, राइट. सी, इन्वायरमेंट इंक्लूड्स एयर, स्पेस, वाटर, लैंड, प्लांट एंड वाइल्ड लाइफ. इन्वायरमेंट के अंदर सब कुछ आ जाता है. हवा, स्पेस, ज़मीन, पानी, प्लांट्स, वाइल्ड लाइफ, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन इन्वायरमेंट. ठीक है, अब इन्वायरमेंट दो तरीके के होते हैं. द वन इज़ फिजिकल इन्वायरमेंट एंड द सेकेंड इज़ बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट. देखो, फिजिकल इन्वायरमेंट में वही सब आएगा. लैंड, ठीक है, ज़मीन जिस पे हम लोग खड़े हैं, जिस पे हमारा घर है, मकान है. वाटर, ठीक है, एंड एयर. लैंड, वाटर, एयर, ये फिजिकल इन्वायरमेंट के पार्ट है. एंड द सेकेंड काइंड इज बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट. बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में प्लांट्स, एनिमल्स, अदर ऑर्गेनिज्म, मतलब जिसके अंदर देयर इज लाइफ विद इन दैट. ठीक है, ऑर्गेनिज्म वो बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट का पार्ट है, राइट. सो आई होप अभी तक का जो भी चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा. ये हम दिस इज़ नॉट समथिंग जिसको हमें याद करने की ज़रूरत है. दैट इज़ एक्चुअली द रियलिटी जो कि हमारे साथ होती है, जो हमारे आसपास है, वही सब इन्वायरमेंट है. ठीक है, अ चेंज इन फिजिकल इन्वायरमेंट brings about a change in the biological environment. देखिए, अभी हम बता रहे हैं कि इन दोनों काइंड ऑफ इन्वायरमेंट में क्या रिलेशन है, कि अगर कोई भी चेंज, किसी भी प्रकार का चेंज फिजिकल इन्वायरमेंट में आता है, ठीक है, तो उसका सीधा सीधा असर आपके बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में आएगा. कि जितना चेंज, अगर कोई चेंज फिजिकल इन्वायरमेंट में आया है तो वही चेंज आपका बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में भी आएगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका लैंड में कोई अंतर आ रहा है या आपकी जो वाटर बॉडीज़ है उसमें कुछ अंतर आ रहा है, ठीक है, कोई चेंज आ रहा है, तो वो चेंज जो है, वो जो हमारे बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट है, मतलब प्लांट्स या एनिमल्स है, उस पर भी साइमल्टेनियसली चेंजेस अलॉट होंगे. क्लियर? अच्छा, इन्वायरमेंट ये तो हो गया. काइंड्स क्या होते हैं? देयर आर ऑल्सो द 4 components ऑफ इन्वायरमेंट. 4 components होते हैं इन्वायरमेंट के. हाइड्रोस्फेयर, ठीक है, दैट इज वाटर. लिथोस्फेयर, दैट इज रॉक एंड लैंड. एटमॉस्फेयर, एयर. एंड बायोस्फेयर. बायोस्फेयर क्या है? बायोस्फेयर इज दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वेयर द लाइफ कैन एग्जिस्ट. वो पार्ट जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है. ठीक है, तो ये आपके 4 कंपोनेंट्स हैं इन्वायरमेंट के. एंड आई थिंक दिस इज द सफिशिएंट पोर्शन फॉर राइटिंग एन आंसर फॉर इन्वायरमेंट एज वेल एज फॉर द अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, देयर इज़ अ लाइन. अब क्योंकि हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन या नेक्स्ट शॉर्ट नोट पढ़ने जा रहे हैं इकोसिस्टम की,
तो अब मैं आपको इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम के बीच में एक रिलेशन बताऊं तो उसके लिए एक लाइन काफ़ी है मुझे लगता है, और एक लाइन क्या है कि इन्वायरमेंट इज़ अ ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम। आई रिपीट, इन्वायरमेंट इज़ अ ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के ग्रुप को बोलते हैं, समूह को बोलते हैं इन्वायरमेंट। अब जल्दी से देख लेते हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है। तो पहली बात, इकोसिस्टम को हिंदी में कहते हैं पारिस्थितिकीय तंत्र। ठीक है। द टर्म इकोसिस्टम was first coined by A.G. Tansley, an English botanist in 1935। ये जो टर्म है इकोसिस्टम, इसको पहली बार कॉइन किया था एक इंग्लिश बॉटनिस्ट ने 1935 में, जिनका नाम है A.G. टेंसले। तो अगर आपका इन्वायरमेंट लॉ का MCQ बेस्ड पेपर हो रहा है तो इसी तरीके के MCQ आ जाते हैं। ठीक है, तो आई थिंक यू शुड नो दैट, राइट। अब क्या है इकोसिस्टम? एन इकोसिस्टम इज अ चेन ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट। इकोसिस्टम जो है वो एक चेन ऑफ इंटरैक्शन है। इंटरैक्शन किसके बीच का? जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं इन्वायरमेंट के अंदर और जो इन्वायरमेंट है, ऑर्गेनिज्म का उसके इन्वायरमेंट के साथ जो इंटरैक्शन है उसकी चेन को कहते हैं इकोसिस्टम। दोबारा समझिए, जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, सस्टेन करते हैं इन्वायरमेंट के अंदर, उसका अपने इन्वायरमेंट के साथ क्या इंटरैक्शन है, किस तरीके से उसकी डीलिंग्स होती हैं, किस तरीके से उसका गिव एंड टेक अवे प्रोसेस है, उस चेन ऑफ इंटरैक्शन को बोलते हैं इकोसिस्टम। और इसीलिए मैंने अभी ऊपर एक लाइन बोला था दैट इन्वायरमेंट इज अ ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम। एक और डेफिनेशन है इकोसिस्टम की, इकोसिस्टम इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट अमंग देमसेल्फ एंड अलॉन्ग विद द सराउंडिंग फिजिकल इन्वायरमेंट। जहाँ पर ये वो एक फंक्शनल यूनिट है नेचर का जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के संग भी इंटरैक्ट करते हैं, प्लस वो अपनी नियर अराउंड सराउंडिंग जो फिजिकल इन्वायरमेंट सराउंडिंग है उसके संग भी इंटरैक्ट करते हैं। एंड दिस फंक्शनल यूनिट इज नोन एज इकोसिस्टम। क्लियर है बात? बहुत सिंपल है। अब इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक एबायोटिक कंपोनेंट और एक बायोटिक कंपोनेंट। क्योंकि हम लोग यहाँ बोल रहे हैं ना लगातार कि एक इंटरैक्शन होता है ऑर्गेनिज्म का उसके इन्वायरमेंट के साथ। तो एबायोटिक तो वो फिजिकल इन्वायरमेंट है, लैंड, सॉइल, वाटर, एयर, सनलाइट। ठीक है, एबायोटिक। बायोटिक इकोसिस्टम, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये हो गए आपके कंपोनेंट्स। इकोसिस्टम के कुछ क्लासिफिकेशन भी हैं, वो क्या है? एक है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम एंड मैनमेड या फिर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो भी फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड है, डिजर्ट है। ठीक है। एक्वेटिक मतलब द वाटर एरिया, वाटर बॉडीज जहाँ पे एक्वेटिक एनिमल्स सर्वाइव करते हैं। पॉन्ड्स हो गया, लेक्स हो गए, रिवर्स हो गए। ठीक है, दीज आर द aquatic ecosystem। and the third and the last is man made ecosystem, जो कि मनुष्य द्वारा बनाया गया है। क्रॉप फील्ड्स हैं, aquariums etc। तो ये हो गया आपका इकोसिस्टम। आई होप इट्स क्लियर। नाउ द थर्ड इज इकोलॉजी। इकोलॉजी मीन्स परिस्थितिकी। देखो, जिस भी शब्द के बाद लॉजी आ जाता है ना, LOGY, लॉजी मीन्स स्टडी होता है, हमेशा ध्यान रखो। बायोलॉजी, ठीक है, जूलॉजी। तो लॉजी इज अ स्टडी ऑफ समथिंग। अब स्टडी किसकी? जो उसके आगे वाला शब्द है उसका मतलब जो है उसकी पढ़ाई। ठीक है, अब देखते हैं इकोलॉजी क्या है। इकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, इकोलॉजी क्या है? इकोसिस्टम के फंक्शंस की, इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर की स्टडी को कहते हैं हम इकोलॉजी। ये कहा है EP ऑडम ने। ठीक है, एक और डेफिनेशन है, इकोलॉजी इज अ स्टडी और साइंस विच डील्स विद द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन एन एरिया एंड ऑल्सो देयर रिलेशनशिप विद द फिजिकल इन्वायरमेंट। क्योंकि अभी हमने पढ़ा ऊपर कि इकोलॉजी जो है वो इकोसिस्टम की पढ़ाई है, स्टडी है, साइंस है। तो इसीलिए जो इकोलॉजी है ये डील करती है कि किस तरीके से इंटर रिलेशनशिप होते हैं एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से और एक ऑर्गेनिज्म का अपने खुद के इन्वायरमेंट से। क्लियर? ओके। एंड देयर आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी। बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं इकोलॉजी के, क्योंकि इकोलॉजी जो इकोसिस्टम के बारे में पढ़ते हैं और इकोसिस्टम के अंदर देयर आर लॉट्स ऑफ सब्जेक्ट्स, है ना। तो उन अलग अलग सब्जेक्ट मैटर की अलग अलग पढ़ाई है। जैसे कि प्लांट इकोलॉजी हो गया जो प्लांट के बारे में स्टडी करता है, एनिमल इकोलॉजी, फॉरेस्ट इकोलॉजी, पॉपुलेशन इकोलॉजी, सोशल इकोलॉजी एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा। नेक्स्ट आता है फोर्थ, एसिड रेन, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा क्या है ये? इन द सिंपलेस्ट लैंग्वेज,
एसिड रेन इज अ प्रेसिपिटेशन ऑफ एसिड इन द फॉर्म ऑफ रेन। देखो एसिड रेन बहुत सिंपल है, रेन मीन्स बारिश वर्षा और एसिड मीन्स एसिड। तो एसिड रेन क्या है, ये बोल रहे हैं कि रेन की फॉर्म में एसिड का गिरना, प्रेसिपिटेशन ऑफ एसिड इन द फॉर्म ऑफ रेन इज नोन एज एसिड रेन। अब ये क्या है और इन डेप्थ इन डिटेल हम लोग आगे पढ़ते हैं। व्हेन एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स लाइक ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर रिएक्ट विद द रेन वाटर एंड कम्स डाउन विद रेन, दिस रिजल्ट इन एसिड रेन। जब जैसे देखा है हम लोग जो व्हीकल्स रन करते हैं या फिर जो भी कुछ फैक्ट्रीज वगैरह में कुछ मशीनरीज चलती हैं, तो उनसे कुछ अलग अलग जो कुछ हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं इन्वायरमेंट में, जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, सल्फर हो गया, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे कुछ हार्मफुल पोल्यूटेंट्स होते हैं, एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट्स होते हैं। तो जब ये पोल्यूटेंट्स हमारे रेन वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, और व्हेन द क्लाउड्स आर फॉर्म्ड, और फिर जब वो रेन बनकर नीचे आता है ऑन द लैंड, ठीक है, तो दैट रिजल्ट्स इन द एसिड रेन, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई वी सेड प्रेसिपिटेशन ऑफ एसिड इन द फॉर्म ऑफ रेन इज नोन एज एसिड रेन, ठीक है। समझ में आ गया होगा एसिड रेन का डेफिनेशन क्या है, मतलब क्या है। और वो जो एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट्स है वो वाले हैं जो जनरली जो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, जो कि हम लोग व्हीकल्स जब हम लोग रन करते हैं तो रिलीज होता है और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से एमिट होता है, दैट वन, क्लियर। अब एसिड रेन के ऑफकोर्स ये एक नेगेटिव रेन है, ये हमें नुकसान देती है। तो उसके क्या क्या इफेक्ट हैं वो हम पढ़ते हैं। पहला, इट वॉशेज अवे ऑल द न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स। देखो जब एग्रीकल्चरल फील्ड्स में जिस दौरान क्रॉप्स उगाई जाती हैं और मतलब वो ग्रो हो ही रहे होते हैं, तो उनके अंदर एक न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। लेकिन अगर इन केस एसिड रेन हो जाता है तो वो उन क्रॉप्स के अंदर, उन प्लांट्स के अंदर जो भी सर्वाइवल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन सबको नष्ट कर देता है, सारी फसलें ख़राब कर देता है, और जिससे हमारे जो फार्मर्स होते हैं, जो एग्रीकल्चरल वर्कर्स होते हैं, उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसीलिए एसिड रेन ना हो, यही हम लोग हमेशा प्रे करते हैं, राइट। नेक्स्ट, इट अफेक्ट्स एग्रीकल्चर बाय दिस वे हाउ इट ऑल्टर्स द कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल। जब एसिड रेन, क्योंकि उन्होंने बताया एसिड रेन में कुछ हार्मफुल पोल्यूटेंट्स होते हैं, तो जब एसिड रेन होता है तो वो सॉइल में जाता है, तो सॉइल में जाने के बाद वो सॉइल का जो भी कॉम्पोजिशन होता है उसको बिल्कुल ऑल्टर कर देता है, जो कि नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को, ठीक है। थर्ड, इट कॉजेज रेस्पिरेटरी इश्यूज इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस, क्योंकि ये बहुत हार्मफुल है। तो जब ये होता है तो हम एनिमल्स को भी जो जितनी भी रेस्पिरेटरी इश्यूज होते हैं, सांस लेने की दिक्कत वगैरह, वो फेस होती है, और सिमिलरली ह्यूमन बींग्स फेस दिस टू, ठीक है। देन इट अफेक्ट्स एक्वेटिक इकोसिस्टम एंड कॉज वाटर पोल्यूशन। ये वाटर पोल्यूशन कॉज करता है, नो डाउट यस। और उसके अंदर जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक लाइव्स होती हैं, उनको भी बहुत नुकसान होता है। बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स मर जाते हैं और बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। एंड द लास्ट, इट डैमेजेस द बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स मेड अप ऑफ स्टोन्स एंड मेटल्स। हाँ, बहुत सारे जो, क्योंकि इसके अंदर जो बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव पोल्यूटेंट्स होते हैं, और जब जितनी भी हमारी मॉन्यूमेंट्स होती हैं, इमारतें होती हैं जो कि पत्थर, स्टोन से और मेटल से बनी होती हैं, उनको भी डैमेज कर देते हैं। और उसका बहुत ही ज़्यादा जाना माना एग्जाम्पल हमारे इंडिया का जो वंडर है ताजमहल, वो है। आप लोग देख सकते हैं, जब आप लोग पहले का फ़ोटो देखेंगे, उसका फोटोग्राफ, तो उसमें बिल्कुल हमारा जो, क्योंकि वो संगमरमर वाइट मार्बल से बना हुआ है, तब वो बिल्कुल वाइट है। लेकिन आज की डेट में क्योंकि ड्यू टू द ओनली द रीज़न ऑफ एसिड रेन, वो बिल्कुल येलोइश हो चुका है, वो बिल्कुल पीला हो चुका है इन कलर। एंड द सेम इज़ द केस विद द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ठीक है। आई एम शोइंग हियर द पिक्चर्स, यू कैन सी हाउ मच डिफरेंस हैज़ बीन केम ओवर दीज मॉन्यूमेंट्स due to the reason of acid rain. So this is very harmful, you can easily get this. Now अब हम लोग किस तरीके से, हमने पढ़ा कि क्या होता है, क्या असर, क्या इफेक्ट होता है नेगेटिवली, पर द थिंग इज कि कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो होगा ना, कोई ना कोई प्रिवेंटिव स्टेप तो हम ले सकते हैं ना। तो द यूज़ ऑफ ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर पावर, विंड पावर, न्यूक्लियर पावर, हाइड्रो पावर, वही एसिड रेन होने से बचा सकते हैं। इस तरीके की सोलर पावर, हम लोग को हमेशा बोला जाता है कि हम लोग को सोलर पावर यूज़ करना चाहिए, जो कि सन से प्रोड्यूस होता है, हाइड्रो पावर जो कि वाटर से मेड अप होता है, ठीक है, विंड पावर, न्यूक्लियर पावर, इन सब पावर्स का, एनर्जी का हम लोग अगर यूज़ करेंगे ना, तो
कम से कम हमारे एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट्स लाइक नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर रिलीज होंगे, और फिर कम से कम ही एसिड रेन होगा। और प्लस हम लोग को जैसे कुछ बोला जाता है, हम लोगों ने बचपन में एनवायरमेंट साइंस में पढ़ा है कि हम लोग को कार पूलिंग करना चाहिए, ठीक है, और अननेसेसरी पोल्यूशन नहीं क्रिएट करना चाहिए, क्रैकर्स नहीं करने चाहिए, ठीक है, धुआं वुआं नहीं सब नहीं करना चाहिए। तो बस यही सब चीज़ें जो हम लोग अगर इंडिविजुअल बेसिस पे लेंगे तो हम लोग एसिड रेन को कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। चलिए, तो हम मुझे उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन के टूवर्ड्स, दैट इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर अभी पढ़ा था ना, पीछे क्या पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था हमने? ये पढ़ा था हमने कि इन्वायरमेंट के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, मैंने बताया था, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर। तो उसमें से एक है एटमॉस्फेयर, जो कि अभी यहाँ पढ़ रहे हैं, जिसका हिंदी में शब्द मीनिंग है वायुमंडल। क्या है? वायुमंडल, ठीक है। क्या है ये? आर प्लैनेट अर्थ इज एनवेलप्ड बाय अ डीप ब्लैंकेट ऑफ गैसेस एक्सटेंडिंग सेवरल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स अबव इट्स सरफेस। देखिए, जो हमारा प्लैनेट अर्थ है, जिस पे हम लोग रह रहे हैं, जिस पे लाइफ है इस वक्त, ठीक है, वो एक बड़े से ब्लैंकेट से एनवेलप्ड है, पूरा पैक्ड है या उसको सराउंडेड है, जो कि एक ब्लैंकेट ऑफ गैसेस है, जो कि हमारे सरफेस से 1000 किलोमीटर्स एबव एक्सटेंड करती है, और हम लोग मतलब अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं, इतनी ज़्यादा एबव है वो। एंड दिस गैशियस कवर ऑफ द अर्थ इज़ नोन एज एटमॉस्फेयर। और यही जो एक गैशियस ब्लैंकेट है, ठीक है, जो कि हम लोगों को जो भी यूवी रेज आती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज, उन सब से बचाता है हमको, यही है एटमॉस्फेयर, जिसको हम लोग बोलते हैं एयर सराउंडिंग, राइट। सी, एटमॉस्फेयर कंटेन्स वेरियस गैसेस, बहुत सारी गैसेस है इसमें। ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, जिसमें हाईएस्ट जो आपका परसेंटेज ऑफ गैस है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 78% आपका रेशियो में होता है, उसके बाद ऑक्सीजन 21%, फिर बाकी रेस्ट ऑफ द गैसेस, ठीक है। Plant requires carbon dioxide to survive, while animals and other organisms need oxygen for their survival. ये हम सब जानते हैं, ये एक गिव एंड टेक वाली प्रोसेस होती है हमारे इन्वायरमेंट में। हम लोग जो ह्यूमन बींग्स होते हैं या फिर जो और एनिमल्स होते हैं, वी नीड ऑक्सीजन फॉर आवर सर्वाइवल, है ना। हमें जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, हम उसे इनहेल करते हैं, और हम अपने अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, जो कि चाहिए होती है टू द प्लांट्स। प्लांट्स को अपनी फूड प्रोसेसिंग के लिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है। तो ये एक इनहेलेशन एक्सहेलेशन प्रोसेस है। हमको ऑक्सीजन चाहिए होता है, प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है। एंड एटमॉस्फेयर सप्लाइज दीज लाइफ गिविंग गैसेज। और एटमॉस्फेयर ही है एक, कहते हैं ना, हमारे ऊपर बैठा हुआ, जो हमको ये सारी गैसेस प्रोवाइड करता है, और फिर ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूड रहता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। ये मैंने भी बताया था, हमारे ऊपर एक एटमॉस्फेयर में एक ओजोन लेयर है जो हमें बचाता है, जो सन से डायरेक्ट रेज आती है ना, अल्ट्रा वायलेट रेज, जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। बताया जाता है कि, क्योंकि अब मैंने सुना है, पढ़ा भी है कि हमारे ओजोन लेयर में एक छेद हो चुका है, देयर हैज़ बीन अ होल, जिसकी वजह से जो यूवी रेज है कुछ हद तक आ रही हैं, लेकिन अभी इतना नहीं है। अगर सोचिए, अगर पूर्ण रूप से हट गया तो डायरेक्ट सनरेज आएंगी, जिससे कोई बच नहीं सकता। इतनी ज़्यादा बता नहीं सकती मैं, इतनी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, स्किन डिजीज़ होती हैं, एंड वेरियस इश्यूज आर बीइंग फेस्ड बाय द ह्यूमन बींग्स प्लस द अदर बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, राइट। तो एटमॉस्फेयर हमको उस हार्मफुल यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है। अब एटमॉस्फेयर की लेयर्स होती हैं, ठीक है। देयर आर 5 लेयर्स। देखिए, मैं आपको एक सीरीज में बताती हूँ। सबसे नीचे से, मतलब यहाँ हम लोग अपने ऊपर से शुरू करते हैं। सबसे पहले होती है ट्रोपोस्फेयर, फिर उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर, देन मीजोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर, एंड द top one is exosphere. So the top one is exosphere and the last one is troposphere, ठीक है। So do remember all these things. ये सब चीज़ें पूछ ली जाती हैं, तो आई एम श्योर आपको एटमॉस्फेयर क्लियर हो गया होगा। चलिए, नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? जैव विविधता। देखो, डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी मीन्स दी वेरिएशंस, ठीक है। और हमारी बायोलॉजी में, हमारे जो बायोस्फेयर है, उसमें जो विविधता है वही है बायोडाइवर्सिटी। पढ़ते हैं। खैर, द टर्म बायोडाइवर्सिटी वॉज कॉइंड बाय वॉल्टर जी रॉजन इन 1986, ठीक है। वॉल्टर जी रॉजन ने 1986 में इस शब्द बायोडाइवर्सिटी को कॉइन किया था, डिस्कवर किया था। अब क्या है बायोडाइवर्सिटी? इट मीन्स द कम्युनिटी ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ
एंड डाइवर्सिटी अमंग देम फ्रॉम ऑल द इकोसिस्टम। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे अर्थ पे उनकी कम्युनिटी को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। और उनमें जो डाइवर्सिटी है, मतलब उनमें जो विविधता है, उनमें जो जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इन द इकोसिस्टम, दैट इज एट द होल नोन एज बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका कम्युनिटी, और उनमें जो मल्टीप्लिसिटी, उनमें जो डाइवर्सिटी है, दैट इज बायोडाइवर्सिटी। इट इन्वॉल्व डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, इसमें हम लोग बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग फ्लोरा और फोना बोलते हैं, है ना। पढ़ा हुआ है सब कुछ यार, एनवायरमेंट साइंस ईवीएस सबके, आई एम श्योर ये 5th 6th 7th 8th स्टैंडर्ड में था। पर आप क्या करें, हम लोग के लॉ डिपार्टमेंट में ये इन्वायरमेंट लॉ आया है, और ये सारी टर्म्स आती हैं, रिपीटेड आती हैं, बहुत जगह आती हैं। तो मुझे लगता है ये हम लोग को पता पहले होना चाहिए, और क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है तो इसको समझने में कुछ दिक्कत किसी को आएगी नहीं, आई एम श्योर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज डिनोट रिचनेस इन बायोडाइवर्सिटी एंड वाइस वर्सा। देखिए, जितना लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज होती हैं प्लांट्स और एनिमल्स की, वो क्या डिनोट करता है, वो डिनोट करता है रिचनेस इन बायोडाइवर्सिटी। और अगर कम नंबर ऑफ स्पीसीज होंगे तो दैट विल नॉट शो द रिचनेस, दैट विल शो द डिक्लाइनेशन इन बायोडाइवर्सिटी। दैट्स वाइस वर्सा प्रोसेस, राइट। बायोडाइवर्सिटी प्लेज अ मेजर रोल इन मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम। क्लियर। अब कुछ कारण है जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी में लॉस हमें दिखता है कई बार, क्योंकि दिखता है कि प्लांट्स, बोलते हैं ना कि ये वाला एनिमल एक्सटिंक्ट हो गया या इंडेंजर्ड है ये। ठीक है, या फिर ये प्लांट की स्पीसी कई सालों पहले हुआ करती थी पर अब नहीं है। तो उस लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के क्या कारण है? देखिए, डिफॉरेस्टेशन, हम सब जानते हैं पेड़ कटाई एक बहुत बड़ा कारण है। हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, नेचुरल कैलामिटीज, पोल्यूशन, दीज आर ऑल द कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, चलिए 7th टर्म इज बायोस्फेयर। बायोस्फेयर है जैव मंडल। ठीक है, द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वेयर लाइफ कैन एग्जिस्ट इज कॉल्ड एज बायोस्फेयर। ये भी हमने पढ़ा था, ये भी इन्वायरमेंट का एक कॉम्पोनेंट है। जैसे एटमॉस्फेयर एक कॉम्पोनेंट था, एटमॉस्फेयर था जो हम एक आउटर लेयर है एयर का, ये बायोस्फेयर है वो पार्ट हमारे वर्ल्ड का जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं। ठीक है, उसको कहते हैं बायोस्फेयर। या फिर इसका एक और डेफिनेशन है, बायोस्फेयर इज दैट पार्ट ऑफ अर्थ विच कंटेन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। वेरी सिंपल, अर्थ का वो हिस्सा जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसको बोलते हैं हम बायोस्फेयर। इट इज़ द लाइफ सपोर्टिंग लेयर विच सराउंड द अर्थ एंड मेक द प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइफ पॉसिबल, राइट। ये एक तरीके की लाइफ सपोर्टिंग लेयर है जो कि हमारे अर्थ को सराउंड करती है और प्लांट्स और एनिमल्स के लिए एक लाइफ को पॉसिबल करती है, राइट। अब बायोस्फेयर के 3 कंपोनेंट्स हैं, ऑर्गेनिक या बायोटिक बायोस्फेयर, इनऑर्गेनिक या एबायोटिक, एंड द थर्ड इज एनर्जी। ठीक है, बायोटिक में वही पहले पढ़ा था हमने, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। एबायोटिक में फिजिकल इन्वायरमेंट आ जाएगा, लैंड, एयर, वाटर। और एनर्जी में सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी। ठीक है, ये सारी एनर्जीज आ जाएंगी। तो बस इतना ही है बायोस्फेयर के बारे में। ये एक आपका लेयर है इन्वायरमेंट का। ठीक है, चलिए 8th आपका टर्म है बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, जिसको हम बोलते हैं जैविक संसाधन। क्या है ये? इट मीन्स प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और parts thereof and their genetic material and their byproducts with actual or potential use or value for humanity। ठीक है, कुछ नहीं है ये, जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके जो भी पार्ट्स हैं, उनके जो भी जेनेटिक मटेरियल हैं, उनके जो भी बाय प्रोडक्ट हैं, उनकी जो भी पोटेंशियल यूज़ हैं, एक्चुअल यूज़ हैं, उनका जो भी वैल्यू ऑफ ह्यूमैनिटी है, ये सब कहलाता है दी और बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। हमारे इकोसिस्टम के रिसोर्सेज हैं भाई, और कुछ भी नहीं है। इन सबको जोड़ के हम बोल देते हैं बायोलॉजिकल रिसोर्सेज या फिर जैविक संसाधन। देखिए, आप लोगों को लग रहा होगा कि दिस इज सो कन्फ्यूजिंग, इतना सिमिलर वर्ड्स हैं और इतने सिमिलर मीनिंग्स हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। हर टर्म का, अगर आप एक टर्म पढ़ते हो ना, उसका मतलब आपको अपने आप टर्म से समझ में आ जाएगा। बायोलॉजी स्टडी हो गया, बायोस्फेयर एक आपकी लेयर है इन्वायरमेंट की, एटमॉस्फेयर एक अलग लेयर है। तो ध्यान से सुनिए, मैं तो कहती हूँ एक बार नहीं 2 बार सुनिए, या तो अपने आप हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9th टर्म है CFCs, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। बेसिकली CFCs एक्रोनिम है, उसका फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स।
क्या है? इट रेफर्स टू गैसेस विच इंक्लूड कार्बन, chlorine, fluorine, and sometimes hydrogen that are used and found in refrigerators, conditioners, coolants, cleaning solvents, etc., which are released in the atmosphere, which contribute to the breakdown of ozone field. ठीक है, बेसिकली क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये गैसेज हैं, जैसे इसमें सारी गैसेज आ जाएंगे, लिखा है कार्बन आती है, इसके अंदर क्लोराइन, फ्लोराइन, हाइड्रोजन, ये सब गैसेज आती हैं। और बेसिकली रिलीज़ कहाँ से होती, किससे रिलीज़ होती हैं ये CFCs? तो ये रिलीज़ होती हैं जितने हम लोग आपका मशीनरी इक्विपमेंट्स नहीं यूज़ करते हैं, हम लोग फ्रिजेस, रेफ्रिजरेटर्स में से निकलती है, ये बहुत बिगेस्ट एग्जांपल है। हम लोग की जो एयर कंडीशंस, ACs हैं, उसमें से निकलती है, कूलेंट्स में से निकलती है, इन सब चीज़ों में से निकलती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और जो कि बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि हार्मफुल होती है ये हेल्थ के लिए भी, और ये एनवायरनमेंट में रिलीज़ होती है, एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होती है, और ये जो हमारी ओजोन लेयर है ना, उसमें एक ब्रेक डाउन, उसमें होल करने का, उसको डैमेज करने का बहुत बड़ा रोल प्ले करती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और इसीलिए बोला जाता है कि वी शुड यूज़ लेस ऑफ रेफ्रिजरेटर्स, लेस ऑफ ACs एंड लेस ऑफ सच थिंग्स विच प्रोड्यूस CFCs। क्योंकि वही है कि अगर एनवायरनमेंट है, अगर एटमॉस्फेयर है, तभी हम हैं, तो हमें ही उसका ध्यान रखना है। और ये बोला जाता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक कॉन्सेप्ट है, इसमें बोलता है कि दिस इज़ नॉट समथिंग वी हैव गेन फ्रॉम आवर इंसिस्टर्स, बट दिस इज़ समथिंग वी हैव बोरोड फ्रॉम आवर कमिंग सक्सेसर्स और आर कमिंग फ्यूचर जनरेशन्स। ये हमने अपने जो हमारी आने वाली जनरेशन है, हमने उनसे बोरो किया है, इसलिए हमारी ड्यूटी बनती है, हमारा दायित्व बनता है कि हम उनके लिए इस इन्वायरमेंट को और जितने बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं उनको संभाल के रखें और उनको प्रिजर्व करें, और वो सारे स्टेप्स लें जिससे हमारी जो इन्वायरमेंट है वो सुरक्षित रहे, और एक सिर्फ सुरक्षित नहीं और एक हैप्पी भी रहे। ठीक है, एक जैसा है वो हरा भरा वैसा रहे। ठीक है, ओके, लास्ट टर्म हमारे इस लेक्चर का, दैट इज क्लाइमेट चेंज। बहुत सिंपल, जलवायु परिवर्तन means change of climate which occurs directly or indirectly by human activity that alters the composition of global atmosphere। ठीक है, हमारे क्लाइमेट के अंदर चेंजेस आना, ठीक है, चाहे वो डायरेक्टली ह्यूमन एक्टिविटी से आ रहा है या इनडायरेक्टली ह्यूमन एक्टिविटी से आ रहा है, लेकिन इसकी वजह से जो हमारा ग्लोबल एटमॉस्फेयर है उसके कॉम्पोजिशन में चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ नोन एज क्लाइमेट चेंज। तो आज की ये 10 टर्म्स आई थिंक दे आर सफिशिएंट, बिकॉज लेक्चर भी लंबा हो रहा है, और बहुत लंबा लेक्चर फिर ना मुझे पसंद आएगा ना आप लोग पढ़ने में इंटरेस्टेड होंगे। अगली वीडियो में फिर हम लोग नेक्स्ट 10 टर्म्स पढ़ेंगे, इससे अलग नहीं होंगी, उसके बाद फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे लॉज डिस्कस करेंगे। आप लोगों के क्या क्या डाउट्स हैं, कोई टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए गाइस, उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियोज़ प्रेजेंट करूँगी। ठीक है, दिस वॉज इट। इसके साथ साथ जूरिस्प्रूडेंस का जो लेक्चर सीरीज़ है वो कॉन्टिन्यूड है, बाकी आप जो सब्जेक्ट बोलेंगे उसको मैं बिगिन करूँगी। दिस वॉज इट एवरीवन, कीप वॉचिंग लॉ वीटा, be healthy, be safe, take care of yours and your family. This was it. I'll meet you up with the next video. Till then, take care, have a good day.